अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। विस्कोसिटी पर। ये हमारे पास है इस चैप्टर में कि विस्कोसिटी क्या होती है। देखिए, जिस तरह से जब आप दो सरफेसेस की बात करते हैं कि दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं, सॉलिड सरफेसेस की बात कर रहा हूं, तो आप जानते हैं कि उन सॉलिड सरफेसेस में एक दूसरे के दरमियान में होती है अपोजिशन, और वो अपोजिशन किसकी वजह से होती है? तो उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। बिल्कुल इसी तरीके से हम जब विस्कोसिटी की बात करते हैं तो विस्कोसिटी भी एक अपोजिशन है जो कि रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करती है बिटवीन द एडजेसेंट लेयर। तो मैं इसकी स्टेटमेंट को अगर लिखूं तो मैं यहां लिख सकता हूं विस्कोसिटी के बारे में, ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? फ्लूइड की। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड दैट अपोजेस, दैट अपोजेस relative motion, relative motion between the adjacent layer, between the adjacent layer। अब इसका मतलब ये हुआ कि विस्कोसिटी वो अपोजिशन है जो कि फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान में क्या करेगी? अपोजिशन क्रिएट करेगी। जैसे एग्जांपल देता हूं कि एक फ्लूइड है और उस फ्लूइड की दो लेयर्स को मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। पहली फ्लूइड, ठीक है, उसके बाद फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर। अब दूसरी लेयर अगर पहली के साथ फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है तो जाहिर सी बात है कि ये ग्रीन वाला जो है वो इसको क्या कर रहा है? मुसलसल अपोज कर रहा है। और अपोज करने की वजह से ये जो ब्लू है उसकी वेलोसिटी देखें वो कम हो गई। पहले वाले की वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है, इसे मैं कह देता हूं v1। दूसरे वाले की वेलोसिटी है कम, तो हम लिख सकते हैं कि v1 ग्रेटर है v2 से। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहां पर क्या है, ये इंटरनल फ्रिक्शन है लेयर्स के दरमियान में जो क्या करती है? अपोज करती है। और यही तो वो है रिलेटिव मोशन क्रिएट करती है कि v1 के मुकाबले में v2 की वेलोसिटी क्या है? कम है। तो ये किस वजह से होता है? तो ये होता है इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से। इस चीज को भी हम यहां पर मेंशन कर देते हैं अपने पॉइंट्स में कि ये इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से होता है। पहला पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, it is due to internal frictional force, internal frictional frictional force between the layers of a fluid, between layers of fluid। और दूसरा इसका जो रीजन है अपोज करने का वो है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। ठीक है ना? क्योंकि जो फ्लो के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उस चीज को हम यहां पर क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं विस्कोसिटी के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। ठीक है, तो ये दो रीजन है विस्कोसिटी के प्रोड्यूस होने के। तो ये एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो क्या करती है? अपोज करती है रिलेटिव मोशन को बिटवीन एडजेसेंट लेयर। और ये किस वजह से होती है? तो ये होती है इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। और ये इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स किसके दरमियान में है? बिटवीन लेयर्स किसकी? फ्लूइड की। और दूसरा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होती है किसके? फ्लो के। और रीजन क्या है? रीजन है बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड जो कि वेलोसिटीज को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो अब अगर मैं इसके अंदर एग्जांपल ले लूं किसकी, दो आपके पास जो है वो सब्सटेंस हो सकते हैं, एक है हनी और दूसरा है वाटर। तो अगर आप देखें तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है किसके मुकाबले में? वाटर के। क्यों? क्योंकि उसका फ्लो देखा जाए तो हनी का फ्लो, उसकी स्पीड कम है और वाटर के फ्लो की स्पीड ज्यादा है। तो रीजन बात हम करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड। देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम इस तरह से पढ़ते हैं कि ये वो विस्कस फोर्स है जो किसी भी बॉडी पर एक्ट होती है पर यूनिट एरिया और बिटवीन टू लेयर्स विद यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट।
ठीक है, तो इस चीज को अगर मैं लिखूं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, इट इज अ विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स एफ टी, ठीक है, एक्टिंग पर यूनिट, पर यूनिट एरिया बिटवीन टू लेयर्स, बिटवीन टू लेयर्स, लेयर्स की स्पेलिंग गलत हो गई, टू लेयर्स विथ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट कहते हैं चेंज को, तो यहाँ पे जब हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक्चुअली आपको विस्कस फोर्स के बारे में ही बताती है, लेकिन वो विस्कस फोर्स न्यूमेरिकली क्या है ये चीज हमें किससे पता चलती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। ये हर मटेरियल के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो मैं यहाँ पर इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ कि इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज अ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी। यानी कि न्यूमेरिकली अगर आपको ये देखना हो कि किसी भी सब्सटेंस की विस्कोसिटी या ऑपोजिट फोर्स क्या है, तो आप इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से निकाल सकते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये इसका क्या है सिंबल, इसे ईटा कहते हैं, इस सिंबल का नाम है ईटा। तो अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है किसकी, विस्कोसिटी की। दूसरा, हम इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में ये कहते हैं कि इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। ये हर सब्सटेंस के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। तो हर सब्सटेंस की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। अब इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम मेजर किस में करते हैं, दैट इज एसआई यूनिट। तो देखें, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए एक यूनिट यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं पॉइसेबल, और इसको हम डिनोट करते हैं पी ए एस से। और पी ए एस एक्चुअली किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो इस पूरी यूनिट का क्या नाम है, इस पूरी यूनिट का नाम होता है पॉइसेबल, ठीक है। ये इसकी क्या है, यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। अच्छा, इसी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अगर हम किस में पढ़े, एसआई बेस यूनिट में, तो एसआई बेस यूनिट में क्या होगी, तो एसआई बेस यूनिट में इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ये इसकी यूनिट है। अच्छा, और ये निकलती कैसे है, तो निकलते हैं इसको इस तरह से, अगर मैं इस तरह लिखूं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर आप लिखें तो न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां से आ जाता है सेकंड, एन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखें, ये एस से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या, यहां बचेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो अगर आप देखें, ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो अब क्या बच गया, अब बच गया किलोग्राम पर सेकंड पर मीटर। और इस चीज को हम लिख सकते हैं इस तरह से, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो वैल्यूज प्लस में है वो वैल्यूज ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में। तो ये इसकी क्या होती है, एसआई बेस यूनिट। फिर तीसरा, सीजीएस सिस्टम में हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए सीजीएस सिस्टम के अंदर इसे हम लिखते हैं पॉइस। और इसको लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पर न्यूटन की जगह आ जाता है डाइन, न्यूटन की जगह आ गया डाइन, मीटर की जगह आ गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया सेकंड। तो डाइन
मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और एस सेकंड दोनों के अंदर सेम होता है। और इस यूनिट को हम कहते हैं पोइस, POISE, पोइस। कभी कभार पेपर में एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछ लिया जाता है इससे उनके आपस में रिलेशन क्या होते हैं। तो 3 यूनिट्स तो मैंने आपको बता दी। एक एसआई यूनिट के अंदर हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को किस तरह पढ़ते हैं, फिर मैंने आपको बताया एसआई बेस यूनिट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे पढ़ते हैं। तो उसकी यूनिट मैंने बताई, वो होती है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। और तीसरी मैंने सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट बताई, और वो क्या है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। तो ये 3 यूनिट्स तो हमारे पास हो गई सीजीएस सिस्टम में। मैंने आपको कहा कि डाइन जो सीजीएस सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है, इसको अगर हम मेजर करें किसके अंदर के, इसकी रिलेशन आपस में क्या बनता है, पॉइस का और पॉइजीवेल का। ये जो आपके पास है पॉइजीवेल और पॉइस, ये आपस में किस तरह से रिलेट होते हैं। तो देखिए, इस रिलेशन को हम इस तरह से कहते हैं कि 1 PAS बराबर होता है किसके, 10 पोइस के। ये बराबर होता है किसके, 10 पोइस के। और इस बात को, ये तो हो गया इसका रिलेशन। अगर इसको इस तरह से रिलेट करें कि सीजीएस सिस्टम और ऐसा यूनिट के अंदर क्या कन्वर्जन है, तो मैंने आपको बताया कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड इक्वल है किसके, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन। और सेंटीमीटर के लिए आपको क्या करना है, 10 की पावर 4 से इसको डिवाइड करना है, तो ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, और सेकंड एज इट इज आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन है कि आप ऐसे ही बेस यूनिट से कैसे जो है वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड में आ सकते हैं। तो अच्छा, अब अगर आप देखिए ये जो 4 है, ये ऊपर अगर चला जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 -5 - 4, और 5 - 4 किसके बराबर है, 1 के। तो आपको पता चला कि ये जो 1 PAS है, वो कैसे 10 की पावर 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते थे, पोइस कहते थे। तो ये रिलेशन आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था, ताकि ये पता चल जाए कि ये जो रिलेशन हम लिख रहे हैं, ये रिलेशन प्रूफ कैसे होता है। तो इस तरह से ये क्या होता है, प्रूफ होता है। तो ये बात हो गई कि यूनिट जो है वो हम क्या लिखते हैं। फिर इसमें आते हैं फैक्टर्स। अच्छा, और फैक्टर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होती है एयर के लिए और वाटर के लिए, वो होती है डिफरेंट। ठीक है ना, हम अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें एयर की, तो वो वाटर के मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है। या यूं कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर कितना है, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर कितना है। तो एयर की विस्कोसिटी कम होगी, वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लो करने में जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है या जिसको ज्यादा रेजिस्टेंस है, वो एक्चुअली वैल्यू क्या रखेगी, ग्रेटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इक्वल होता है किसके, तो वो होता है 0.01 पोइस के। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि वाटर की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो 0.01 है। जबकि अगर ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैं किसके लिए लिखूं, एयर के लिए, तो एयर का तो फ्लो करना वाटर के मुकाबले में और ज्यादा आसान है। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो और कम होनी चाहिए। तो ये वैल्यू होती है 200 माइक्रोपोइस। ये कांस्टेंट वैल्यू आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। तो एयर के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 200 माइक्रोपोइस। तो माइक्रोपोइस का क्या मतलब है, 10 की पावर -6। तो आप देखें कि ये वैल्यू कितनी छोटी है। इसी वजह से तो एयर का फ्लो करना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो ये चीज है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड। अब आ जाए इसके फैक्टर्स पर। तो देखें, फैक्टर्स ऑफ डिपेंडेंस के अंदर सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करती है किस पर, तो वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ फ्लूइड पर। फ्लूइड की नेचर क्या है, नेचर ऑफ फ्लूइड। अब देखें, हनी है, तारकोल है, ऑयल है, वाटर है, ठीक है, कोई सभी अगर आप फ्लूइड लें, तो हर फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी ना। इसका मतलब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, नेचर ऑफ फ्लूइड पर। और इस नेचर ऑफ फ्लूइड को अगर मैं डिफाइन करूं लिक्विड और गैसेस के लिए, तो देखें, अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं, तो जो लिक्विड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, उसको हम इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई।
तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, उसके बाद अगर गैसेस की बात की जाए तो गैसेस के अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। और इसी वजह से लिक्विड और गैसेस की जो विस्कोसिटी का फैक्टर है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डिफरेंट होता है, या डिफरेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज को अभी मैं आपको डिफाइन करता हूँ। तो पहली तो चीज ये हो गई कि नेचर ऑफ फ्लूइड के अंदर लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है और गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो डिफरेंट क्यों होती है, उसकी रीजन ये है क्योंकि जो लिक्विड्स की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। जबकि जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के अंदर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करती है रेट ऑफ डिफ्यूजन पर। इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसके ऊपर ये क्या करती है, डिपेंड करती है। तो एक तो फैक्टर हो गया नेचर ऑफ फ्लूइड। दूसरा फैक्टर अगर हम यहाँ पे कहना तो दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर के अंदर आपको इस टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्सेप्चुअल। और वो क्या होता है, वो यही होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखें, वो दोनों के लिए डिफरेंट होगा। सबसे पहला, अगर मैं लिक्विड्स के लिए बात करूं, लिक्विड्स के लिए तो याद रखें लिक्विड्स में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी कम विस्कोसिटी होगी। ये कैसे? तो अगर इसकी एग्जांपल ले लें कि आप शुगर सॉल्यूशन बना लें, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, और शुगर को आप पानी में डालकर और उसे क्या करें, गर्म करें। और आप देखें कि जब तक वो शुगर सॉल्यूशन जो है वो गर्म होगा, हीट अप होगा, उस वक्त तक ये क्या होगा, थिन होगा। ठीक है, इसको आप हीट करेंगे, हीट करने के बाद आप देखेंगे कि ये क्या होगा, थिन होगा। लेकिन जैसे ही इसकी हीट रिलीज हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, तो कोल्ड होने के बाद, ठंडा होने के बाद ये क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये गर्म था उस वक्त तक शुगर सॉल्यूशन थिन था, लेकिन जब इसको आपने ठंडा कर लिया तो क्या हो गया, थिक हो गया। इसका मतलब थिक होने का मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर ज्यादा, विस्कोसिटी कम, टेम्परेचर कम, विस्कोसिटी ज्यादा। लेकिन ये रिलेशन गैसेस के अंदर इस तरह से डिफाइन नहीं होता। गैसेस में क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बढ़ती है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ने से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है ना। वजह क्या है, ऊपर बता दी। वजह ये है क्योंकि इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे पास टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड के लिए। ठीक है, तो कल हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो है ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स क्या होती है, देखें, विस्कोसिटी को जब हमने डिस्कस किया तो विस्कोसिटी एक फैक्टर है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जब हम इस फैक्टर को पढ़ते हैं तो वो फैक्टर एक्चुअली आता किस में है, तो वो फैक्टर आता है ड्रैग फोर्स के अंदर। और इस चीज को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो ड्रैग फोर्स क्या है, ये ऑपोजिंग या रिटार्डिंग फोर्स है। इसको मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं। इट इज अ ऑपोजिंग और रिटार्डिंग रिटार्डिंग फोर्स, opposing or retarding force applied by the applied by the fluid applied by the fluid on an object on an object while its motion। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो फ्लूइड की तरफ से उस पर जो ऑपोजिट फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। एग्जाम्पल सुन लें। एग्जाम्पल क्या, देखिए, अगर आप एक स्टील बॉल को किसमें
अप्लाई करें या किस में पुट करें, तो मैं ये कहता हूं कि दो आप क्या ले लें, सिलेंडर ले लें, ठीक है ना। तो एक सिलेंडर, और उस एक सिलेंडर के अंदर क्या करें, पानी डाल दें, और दूसरे सिलेंडर के अंदर क्या करें कि आप इसमें अ, एक के अंदर तो आप पानी भर दें, ठीक है, ये हो गया पानी। और दूसरे सिलेंडर के अंदर आप क्या करें कि एक हनी ले लें, ठीक है ना। एक जगह वाटर हो गया और दूसरी जगह आप क्या करें, हनी ले लें। अच्छा, अब देखें कि जब आप क्या करेंगे, एक स्टील बॉल जिसका मैस सेम है, वो स्टील बॉल क्या करें, इन दोनों फ्लूइड्स के अंदर पुट करें। तो जैसे ही आप इस स्टील बॉल को इन दोनों फ्लूइड्स में एक ही टाइम के अंदर ड्रॉप करेंगे, ये स्टील बॉल है, ये भी स्टील बॉल है, तो जैसे ही आप इन दोनों को ड्रॉप करेंगे इन डिफरेंट फ्लूइड्स में, तो आप जानते हैं कि स्टील बॉल पर वाटर की तरफ से ड्रैग फोर्स क्या होगी, कम होगी। यहां पर जो ड्रैग फोर्स होगी जो कि स्टील बॉल को रोकेगी, वो यहां पर क्या होगी, कम होगी। जबकि हनी की तरफ से जो ड्रैग फोर्स है वो इस स्टील बॉल पे क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, इसकी ज्यादा होती है। तो जब ये फ्लूइड के अंदर मूव करेगा तो ये फ्लूइड की तरफ से जो ऑपोजिट फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स होगी स्टील को रोकने के लिए, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रैग फोर्स है उस चीज को हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और यही रिलेशन यहां पर मैं लिख देता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ड्रैग फोर्स के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। तो हम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रैग फोर्स, इस ड्रैग फोर्स को हम विस्कस फोर्स भी कहते हैं, विस्कस फोर्स, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर आप देखें तो ड्रैग फोर्स का फार्मूला हम इस तरह से लिखते हैं, ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर और वी। और ये जो वी है, ये जो आर है, वो क्या है, रेडियस। क्योंकि जब हम इस ड्रैग फोर्स की बात कर रहे होते हैं तो हम ये अप्लाई करते हैं स्फेरिकल बॉडीज के लिए, ठीक है। इसको हम किसी और शेप पर, क्योंकि हम ये लिमिटेड होते हैं कि हमने इसको सिर्फ अप्लाई किसके ऊपर करना है, स्फेरिकल बॉडीज के लिए। तो स्फेरिकल बॉडीज का तो जाहिर सी बात है रेडियस होगा, ठीक है। तो मैं इस चीज को यहाँ पे कह देता हूँ कि ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बॉडी है, तो इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये इसका क्या है, रेडियस है। और कितनी स्पीड से ये मूव करेगी, तो वो इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। कितनी फोर्स इस पर अप्लाई होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो है ड्रैग फोर्स, ठीक है। कहाँ, फ्लूइड की तरफ से, ठीक है। तो ये बातें हो गई कि जब आप ड्रैग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो वो किस बॉडी पर अप्लाई करेंगे, स्फेरिकल बॉडी पर, ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी क्या है, कंडीशन है। अब यहाँ पर अगर मैं इस चीज को लिखूं कि ड्रैग फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो देखें इसके फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्योंकि ये तो आपको मैथमेटिकल इक्वेशन से भी ये पता चल रहा है कि ड्रैग फोर्स जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर आप देखें तो फैक्टर ये है कि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि फ्लूइड की विस्कोसिटी पर ये क्या करती है, डिपेंड करती है। बी, दूसरा ये कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट के, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का रेडियस जितना ज्यादा, ड्रैग फोर्स उतनी ज्यादा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। और तीसरा, आपको क्या नजर आ रहा है कि ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, ड्रैग फोर्स होगी। और इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल आप एक कार में जा रहे हैं, और उस कार में जब आप शीशा नीचे करते हैं, जो विंडो मिरर होता है, उसे अगर आप नीचे करें और अपने हाथ को बाहर निकाल लें, ठीक है, इस तरह हाथ को बाहर निकालें जैसे आप क्या करते हैं, उसे हाई फाइव करते हैं ना, तो उस तरह से आप अ, हाथ बाहर निकाल लें, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ के ऊपर हवा की तरफ से, हवा जिसे हम फ्लूइड कह रहे हैं, उस फ्लूइड की तरफ से आपके हाथ पे एक फोर्स अप्लाई होगी। वो फोर्स क्या है, ड्रैग फोर्स है। और गाड़ी की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, ड्रैग फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ग्रेटर द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रेटर द ड्रैग फोर्स। सिमिलरली
The greater the radius of the object, greater the drag force. And what about fluid? तो फ्लूइड की विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, ड्रैग फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये बात हो गई हमारे पास इस फार्मूले से रिलेटेड के फार्मूले में आपको क्या नजर आ रहा है। फिर दूसरा, फिर आ जाते हैं हम इसकी लिमिटेशंस के ऊपर। तो देखिए लिमिटेशन के अंदर क्या हो जाता है कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है स्फेरिकल बॉडीज के लिए। तो सबसे पहले इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि दिस इज ओनली अप्लाइड टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि अगर किसी और ऐसे ऑब्जेक्ट को ले लीजिए रेक्टेंगुलर है तो वहां तो उसका रेडियस ही नहीं निकलेगा, तो फिर हम कैसे ड्रैग फोर्स निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये एप्लीकेबल है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। और दूसरा, ये एप्लीकेबल है स्लो मूविंग बॉडीज के लिए। अगर आप इसको फास्ट मूविंग बॉडीज के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर ड्रैग फोर्स का जो फार्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा, और उस फार्मूले को फिर हम एट हाई स्पीड के लिए स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए या स्लो मूविंग बॉडीज के लिए। जो फास्ट मूविंग बॉडीज है वहां पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे ये आपकी बुक के अंदर जो है वो फार्मूला गिवन नहीं है। मैं लिख सकता हूँ कि फॉर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है। जबकि जब हम कहते हैं स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट तो वहां पर ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ठीक है ना, तो ये दोनों में फर्क है। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पर, जबकि स्लो मूविंग बॉडीज के लिए ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी पर। तो ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंस हो जाता है जब हम इनकी लिमिटेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब यहाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।